हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म। माई सेल्फ डॉक्टर योगेश कुमार। हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिज्म को कैटेगराइज करें तो आप एज सच इन क्लास 10th स्टडी कर चुके हो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। हम यहाँ पर इस चैप्टर को दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। नंबर फर्स्ट तो हम डिस्कस करेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड का डिडक्शन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला हमारा होगा कौन सा, बायोट-सैवर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ और उसके एप्लीकेशंस लाइक एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। सबसे पहला हम बात करते हैं, हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया है। क्या ले लिया है? करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर में बात करूं तो इसके अंदर करंट लिया आई, करंट हमने आई ले लिया। अब मैं करंट की बात करूं तो यहां पर आई करंट है और इस आई करंट से किसी डिस्टेंस पर मैंने कोई चार्ज क्यू रखा हुआ था। क्या ले लिया? चार्ज क्यू। तो बात करूं, पहले हम बात करें करंट कैरिंग कंडक्टर की, तो क्या करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल है और चार्ज है। न्यूट्रल है और चार्ज। करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल है। करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इनसाइड फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। हम यूनिट नंबर सेकंड के अंदर ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम बैटरी की हेल्प से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं जो कि मूव करते हैं, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कराते हैं? चार्ज कैरियर। क्या कराते हैं? चार्ज कैरियर कराते हैं। ठीक है, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा। क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा है, और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, सर्कुलेट हो रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें कंडक्टर की तो आउटसाइड जो नेट चार्ज है वो क्या है? जीरो है। नेट चार्ज क्या है? जीरो। नेट चार्ज अगर हम बात करें कंडक्टर की तो इसके ऊपर हमारे जीरो चार्ज है। नेट चार्ज क्या आया? जीरो। ठीक है, हम बात करें तो मैं बात कर रहा था आपके सामने कंडक्टर की, और कंडक्टर के पास मैंने किसी डिस्टेंस डी के ऊपर कोई एक चार्ज पार्टिकल रख दिया और ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था। कंडक्टर ले लिया, करंट फ्लो हो गया जो कि न्यूट्रल है अपने आप में। इसके पास कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। अब मैंने देखा कि इसने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट इसके सराउंडिंग में चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था, सॉरी कोई भी फोर्स अप्लाई किया ही नहीं इसने। जब कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, मैंने गलती से इसको हल्का सा धक्का दे दिया। ऐसे चल रहा था, ऐसे हल्का सा धक्का दे दिया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये डाइवेट हो गया। अरे ये क्या? जब मैंने कहा कि इसको रेस्ट में रखा था और मैंने हल्का सा इसको धक्का दिया, हल्का सा पुश किया मतलब इसको वेलोसिटी दी। क्या दी? वेलोसिटी। और वेलोसिटी देते ही ये मूव करना स्टार्ट कर गया, और मूव करने के बाद इस कंडक्टर ने क्या लगाया? इसके ऊपर फोर्स है। इट मीन्स कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। किसके ऊपर है? एक मूविंग चार्ज के ऊपर है। मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स जब रेस्ट में था तब नहीं लगाया था इसने। ये फोर्स जब ये रेस्ट में था तब ये नहीं लगाया था। इसका मतलब फोर्स है तो यहां पर कोई ना कोई इफेक्ट तो है। अब इफेक्ट की बात करें तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पढ़ा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट तो है नहीं, क्योंकि कंडक्टर अपने आप में क्या था? न्यूट्रल। कंडक्टर क्या था? न्यूट्रल था। जब कंडक्टर न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना नहीं है। मतलब कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी है, उसका इफेक्ट जरूर है, और वो इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाया।
क्या कहलाया, मैग्नेटिक इफेक्ट। वो स्टोरी आपने जो कि 10th क्लास के अंदर स्टडी कर रखी है, कौन सी, ओरस्टेड वाली, कि हमने क्या लिया, कैसे ऑब्जर्व किया इसको, कि कंडक्टर के पास हमने इस इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए हम निडल लेके आए, मैग्नेटिक निडल। कौन सी निडल लेके आए, मैग्नेटिक निडल। तो उस मैग्नेटिक निडल ने भी क्या शो किया, इफेक्ट शो किया, ठीक वैसा ही जैसा इस चार्ज ने शो किया था। मतलब वो इफेक्ट है कि कंडक्टर के चारों तरफ एक फोर्स लगेगा एक मूविंग चार्ज के ऊपर। अब इसकी हम बात करें तो ओरस्टेड ने हमें बताया था कि भी कंडक्टर के चारों तरफ एक फील्ड इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और वो फील्ड हम बात करें तो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, मूविंग चार्ज के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, मूविंग चार्ज के ऊपर। क्लियर हो गया, ओरस्टेड ने हमें बताया। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। एक पार्ट में तो हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, दूसरे पार्ट में निकालेंगे हम किसका, क्या भाई निकालेंगे, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। क्लियर है, आगे बात समझ में। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा इफेक्ट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, समझ गए, क्लियर है। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। भाई फील्ड तो आया, कौन सा फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड आया। कौन सा फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही प्रोड्यूस हो रहा है जैसा कि हमने किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में ऑब्जर्व किया था। ठीक है, क्लियर है। और इसका डिडक्शन हम करते हैं कौन से, 2 लॉज से, और 2 लॉज हमारे हैं। एक तो कौन सा है, बायोट सेवर्ट लॉ, और दूसरा है एम्पियर सर्किट लॉ। कौन सा लॉ है, एम्पियर सर्किट लॉ। पहला तो बायोट सेवर्ट्स लॉ है, दूसरा एम्पियर सर्किट लॉ है। ठीक है, दोनों लॉज से हम डिडक्शन करेंगे। सबसे पहला हमारा आता है बायोट सेवर्ट्स लॉ। वैसे मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, टकला, टेस्ला, टेस्ला है। इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं। वेबर किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की। किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है वेबर है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके अलावा एक यूनिट और है जो कि सीजे सिस्टम में आती है, और 1 टेस्ला दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस से लिखते हैं। अरे टेस्ला को किससे लिखते हैं, गॉस से। अब मैं बात करूंगा बायोट सेवर्ट्स लॉ की। तो सबसे पहले हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड टू ए कंडक्टर किसी पॉइंट के ऊपर, तो बायोट सेवर्ट्स लॉ कुछ नहीं कहता, ये कंडक्टर ले लिया, आई करंट इसके अंदर से फ्लो कर गया। ठीक है, इसका एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ ले ली dl, और इससे किसी पोजीशन p पर विद ए वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर r पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था हमने, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपन में मोड ऑफ r क्यूब। यहां पर मोड ऑफ r क्यूब आ जाएगा, यही पढ़ा था। अब यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर dl क्रॉस r क्रॉस प्रोडक्ट है। dl क्या यहां पर है, अरे एलिमेंट है, वायर एलिमेंट, करंट कैरिंग कंडक्टर का एलिमेंट है जिसकी डायरेक्शन अलोंग द करंट है, करंट की डायरेक्शन में लाई कर रही है, करंट की डायरेक्शन में। हम बात करें आर पोजीशन है वेक्टर, इसको अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकाली थी आई डी एल साइन थीटा वाई,
आर स्क्वायर। साइन थीटा, थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन किसके बीच में, डी एल एंड ए, आर के बीच में, डी एल और ए आर के बीच में क्या है, एंगल है साइन थीटा, साइन कंपोनेंट है एंगल का। समझ में आया, क्लियर हुआ, बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वैल्यू आ गई, डीएल। अब सुनो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली जाएगी जो कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा, किसके द्वारा, क्रॉस प्रोडक्ट। आपने क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर से स्टार्ट किया था, चाहे वो आपका टॉर्क निकालना हो, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस ए आर, क्रॉस का डीएल क्रॉस ए आर। अब डीएल क्रॉस आर इसके अंदर कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, डीएल क्रॉस ए आर इनसाइड है, कहाँ जा रहा है, इनसाइड है, तो डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी, इनसाइड आ जाएगी। समझ में आ गया, डीएल क्रॉस आर के रिस्पेक्ट में वैल्यू समझ में आई, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल है किस किस के बीच में, किस किस के बीच में एंगल है, हमारा एंगल है डीएलए और आर के बीच में, क्लियर है। करंट की डायरेक्शन की बात करूं मैं तो करंट क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट जो है अगर क्रॉस है तो इनवर्ड और डॉट है तो आउटवर्ड। अब क्रॉस है इनवर्ड, इनवर्ड करंट है, डायरेक्शन किसके द्वारा निकाली जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा। इस पॉइंट पर निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट पे, डॉट पे आउटवर्ड, डॉट पे आउटवर्ड, इसके अंदर आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट के ऊपर निकालोगे तो ये तो हो गया अपवर्ड, ये क्रॉस है इनवर्ड, इनवर्ड में इस पॉइंट पर निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी, डाउनवर्ड। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो अब इसकी एप्लीकेशंस हैं बायोट-सैवर्ट लॉ की, और बायोट-सैवर्ट लॉ की ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर की, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है, फाइनाइट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरी में कंडक्टर, हमारे पास एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी फाइनाइट लेंथ है। तो ये कंडक्टर ले लिया भाई मैंने, इसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ओरिजिन ओ से किसी डिस्टेंस डी पर कोई पॉइंट पी है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने इसके वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस पर कोई लेंथ मान ली डी वाई, क्या मान ली, डी वाई। क्लियर है, आगे बात समझ में। इसके अंदर अपर फेस में एंगल हो गया θ1, लोअर फेस में क्या हो गया, θ2। अपर फेस में लोअर है, अपर में θ1 और लोअर में θ2, दो एंड के ऊपर। आप इसको ए और बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है। आप इसका डीएल स्मॉल पार्ट डी वाई जो है वो मान सकते हो, या स्मॉल पार्ट ऑफ एंगल लेके चल सकते हो, क्या लेके चल सकते हो, स्मॉल पार्ट ऑफ ए एंगल, जो कि कितना होगा, डी थीटा होगा। ठीक है, अब इसके पार्ट को मैं, इस डी वाई पार्ट को, इसको थोड़ा सा यहाँ पे अलग से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। डी वाई पार्ट मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पे डी वाई पार्ट ले लिया, ये डी वाई पार्ट ले लिया, डी वाई पार्ट हो गया ये हमारा। ठीक है, ये डिस्टेंस डी होगी, यहाँ पर हमने ये डिस्टेंस हमने क्या ले ली, डी, डी डिस्टेंस होगी हमारी। अब हम बात करें तो एंगल ये बन गया थीटा, तो ये एंगल कितना बन गया, 90 माइनस थीटा। तो ये जो ऊपर वाला एंगल है ये बन गया 90 प्लस थीटा।
ये हमारा हो गया आर। अब ये आर हमारा क्या होगा, डी सेक थीटा होगा भाई। आर क्या होगा, डी सेक थीटा, ठीक है ना। सीकेंड थीटा होगा हमारा, क्योंकि आर अपॉन डी, अरे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज डी अपॉन आर, तो आर हो गया हमारा डी सेक थीटा हो गया। क्लियर है। अब यहाँ इसके अंदर थीटा 1 थीटा 2 दो पॉइंट हमने ले लिए, एंगल ले लिए, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब आप सबने बायोट सेवर्ट्स लॉ पढ़ा, और बायोट सेवर्ट्स लॉ में आपने पढ़ा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर का मॉडुलस का क्यूब। यही तो पढ़ा था हमने, अरे यही तो पढ़ा था। अब इसके अंदर y जो है, y जो है, y पे जाके हमने dy लिया है, या थीटा पे जाके हमने क्या लिया है, ये थीटा ले लो, थीटा पे जाके क्या लिया है, डी थीटा, थीटा पे जाके क्या लिया है, डी थीटा लिया है, और y पे जाके क्या लिया है, डी वाई। क्लियर है। d डिस्टेंस है, dy जो है वो dl लेंथ के इक्वल है, dy किसके इक्वल है, dl लेंथ के इक्वल। क्लियर है। अब यहाँ इसको मैं अगर डी बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर फॉर्म में लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। अब यहाँ डी एल की जगह तो है डी वाई, तो डी बी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी एल की जगह आया डी वाई, साइन थीटा की जगह एंगल होगा ये वाला साइन 90 प्लस थीटा, कितना होगा 90 प्लस थीटा। नीचे एंगल हमारा इसकी जगह डी, डी की जगह आर होगा, आर 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 की जगह आर का क्या आएगा, डी सेक थीटा का स्क्वायर। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, क्या होता है, कोस थीटा। तो डी बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी वाई कोस थीटा डी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब y जो हम लेके चलेंगे, तो y हम लेके चले एट एन एंगल थीटा के ऊपर, किसके ऊपर है, थीटा के ऊपर। y तो लिया था थीटा के ऊपर है, ये वाला लिया था ना y थीटा के ऊपर, ठीक है। तो y परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा आ गया टेंजेंट थीटा। तो d क्या आ गया, d परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आ गया, परपेंडिकुलर बेस आ गया टेंजेंट थीटा। तो d क्या आ गया, d यहां पर क्या आ गया, y सॉरी y क्या आ गया यहाँ पर, y आ गया d टेन थीटा, क्या आ गया d टेन थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy दैट इज इक्वल टू d सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। dy की वैल्यू रख दो यहाँ पे, dy की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, सीधी सीधी सी, इसको मिटा दूं मैं, इसको मैंने मिटा दिया, सीधी सीधी सी वैल्यू आ गई हमारी डायरेक्ट से डी बी दैट इज इक्वल टू, यहाँ रखो सीधा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी वाई की जगह है डी सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में डी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा और इनटू में कोस थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा से सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल, डी से डी कैंसिल, डी बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, क्या वैल्यू आई, कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन विद लिमिट, लिमिट्स कौन सी अप्लाई होंगी, अपर थीटा 1 लोअर थीटा 2 माइनस का, थीटा 2 से थीटा 1 तक है, थीटा 2 से थीटा 1 तक करोगे तो डी बी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सीधा सीधा सा आंसर हमारा आ गया, डायरेक्ट सा वैल्यू आई बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई सीधा इंटू डी
साइन थीटा 1 प्लस साइन ए थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन ए थीटा 2 आ गया। क्लियर है? आगे बात समझ में? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा 1 प्लस साइन ए थीटा 2 आ गया। अब देखो इसके अंदर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आ गया, इसके स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आ गया, सीधा डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो सीधा सीधा सा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमने ले लिया, डॉट एंड क्रॉस। डॉट के अकॉर्डिंग, डॉट कहाँ है? आउटवर्ड है। अगर मैं यहाँ पे मेजर करूँ, यहाँ पे डॉट आउटवर्ड है, डॉट आउटवर्ड है तो डाउनवर्ड। क्रॉस कहाँ है? इनवर्ड है। क्रॉस कहाँ है? इनवर्ड। इस पॉइंट पर ले लो, कहाँ आ गया? इस डायरेक्शन में आ गया। क्लियर है? आगे बात समझ में? बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं सीधा सा। और क्वेश्चन है कि मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनफाइनाइट से आ रहा है, इधर यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो कि ए डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, कितने डिस्टेंस पर है? ए पर। और यहाँ पर ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री का, 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सीधा सा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की कुछ भी ज़रूरत है नहीं है। अब कई बच्चे यहाँ पे इसको सेंट्राइज करने की कोशिश करते हैं। सेंट्राइज करने की कोशिश क्या करेंगे कि सेंटर इसको यहाँ लेंगे, ऐसे लेंगे सेंटर, नहीं, इसको आगे बढ़ाना है, पॉइंट के नीचे लेके जाना है, पॉइंट के नीचे ये वैल्यू आएगी, यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? डी। और जब यहाँ पर डी आएगा तो सीधा सीधा सा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट शिफ्ट, यहाँ पॉइंट यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? ये एंगल 90 डिग्री हो गया। क्लियर है भाई? आगे बात समझ में? अरे बोलो, तो बी की वैल्यू आई थी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 5 थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ऐसा हमने कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था, मुझे याद आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में था ऐसा टॉपिक, समझ में आया? वही है, उसमें दो थे, कोस कंपोनेंट अपवर्ड थे, यहाँ पर कोस कंपोनेंट थे और यहाँ पर क्या थे? इधर तो थीटा 1 थीटा 2 और यहाँ पर मैं फाई 1 और फाई 2। आप अल्फा बीटा मान सकते हो, मर्जी की बात है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो मुझे डी का पता करना है, और डी कुछ नहीं करना, डी जो है वो ए कोस 37 है, कोस कंपोनेंट है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है ए तो कोस कंपोनेंट है। थीटा 1 कितना आएगा? थीटा 1 शाबाश, थीटा 1 इनफाइनाइट वायर है, 90 डिग्री हो गया, थीटा 1 हो गया 90 डिग्री। थीटा 2 कितना होगा? अगर डाउनवर्ड लेते हो तो -37, अगर बचाव हुआ लेते हो तो थीटा 2 के अलावा तो -37 डिग्री। तो बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कोस 37 इंटू साइन 90 प्लस साइन -37 डिग्री, दैट शुड बी द रिजल्ट। एंड साइन 90 और साइन 37 की वैल्यू निकाल करके निकाल सकते हो। क्लियर है? दिमाग में क्वेश्चन बैठा?
बैठा। अगला देखो भाई, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, अगला भी इसी से रिलेटेड है। अगला इससे रिलेटेड क्या है कि मेरे पास एक कोई ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसके अंदर से I करंट फ्लो कर रहा है, दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा सर, ठीक है। I करंट फ्लो करना है, इसके सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसकी साइड, हर एक साइड स्मॉल a है। क्या है? स्मॉल a, हर एक साइड स्मॉल a है। अब आप कुछ नहीं करना, आपको ये एंगल लेना है, यहाँ सेंटर पे निकालना है, एक कंडक्टर ले लो, तो ये D होगी, ये D होगी, ये θ1 होगा और ये θ2। अब ये ट्राइंगल देखो ध्यान से, अब ये 30 और ये 30, 60 तो 120 बन गया, तो θ1 तो कितना हो गया 60 और θ2 कितना हो गया 60। θ1 और θ2 कितना हो गया 60 हो गया। अब हमें ये निकालनी है, ये डिस्टेंस D निकालनी है। तो भाई साहब इसके सामने अगर बात करें तो टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट है 60 डिग्री, और वो होता है √3। कितना होता है √3, और वहां से वैल्यू क्या आएगी A/2D। ये A/2 है, ये D है, तो भाई साहब सामने क्या लाई करेगी, अरे बोलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 60, तो D कितना आ गया A/2 √3, A/2 √3 सीधा आ गया। डायरेक्ट सोचने की जरूरत नहीं है, रख दो वैल्यू। कितनी वैल्यू आई सीधी सी B दैट इज इक्वल टू, इस कंडक्टर के कारण सिर्फ BC की बात कर रहा हूं मैं, μ0I/4π A/2 √3 इंटू साइन 60 प्लस साइन 60, तो सीधा 2 साइन 60 हो गया। सीधा सा B इज इक्वल टू μ0I/4π A/2 √3। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, अरे बोलो √3/2, 2 ऑलरेडी है, 2 √3/2 से 2 कैंसिल, सीधा √3 ऊपर आ गया, तो B आ गया μ0I/4π A/2 √3 इंटू √3, 3 2 से 2 कैंसिल, 3 μ0I/2πA। अब ये एक वायर थी, इसका और इसका, सीधा सा B आ गया 9 μ0I/2πA। डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसी प्रकार का एक स्क्वायर और बनता है भाई। क्या बनता है? स्क्वायर का देखें तो स्क्वायर का मैं जहां तक समझता हूं करवाने की जरूरत है नहीं है, दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा सर। स्क्वायर का करवाने की जरूरत क्यों नहीं है, साइड A है, ABCD, करंट I, करंट फ्लो कर रहा है, कुछ नहीं करना, ओरिजिन पे निकालना है, वही D डिस्टेंस A/2, एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का, जो एंगल 60 था वो क्या हो जाएगा 45 है। और वहां पर 3 पार्ट थे, यानी कि 3 आर्म थी, यहां पर कितने हैं 4। फॉर्मूला क्या लगना है सेम, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। चलें आगे, चलो अब सुनो मेरी बात। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और वो लेंथ 2πr में कन्वर्ट कर रखी है। इसमें कन्वर्ट कर रखी है
2 पाई आर में, और उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है और वो है आई। और मैंने इस वायर जो कि लेंथ एल थी, इसको मैंने एक पॉलीगॉन की एन साइड में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? पॉलीगॉन की एन साइड में, रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किसमें? रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी एन साइड है और जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इस पॉलीगॉन के सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं वायर लूं तो एन पार्ट बराबर होंगे, तो मैं इस वायर को ऐसे मान रहा हूं, कुछ ऐसे मान लो, ऐसे एन साइड है बोथ साइड। ठीक है, और इसका ओ ओरिजिन मैंने ये ले लिया, ओ ओरिजिन ले लिया। इस ओ ओरिजिन से ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगी? बराबर ले लिया हमने, इक्वल होगी हमारी। बोलो जी, हमारी डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल। कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। अब मैं बात करूं तो पूरी पॉलीगॉन के लिए, कंप्लीट पॉलीगॉन के लिए हमारा एंगल बना था 2 पाई, और एक पार्ट के लिए, सिंगल पार्ट के लिए कितना बन जाएगा? सिंगल पार्ट के लिए बनेगा 2 पाई बाई एन। 2 पाई बाई एन, ये पूरा एंगल बन जाएगा 2 पाई बाई एन। अब मैंने इसके मिड पार्ट में ले लेना है। ठीक है, तो ये पाई बाई एन और ये भी पाई बाई एन। ठीक है, कितना बन गया? पाई बाई एन। अब साइड की बात करें तो टोटल 2 पाई आर है, तो एक साइड के हिस्से कितना आया? 2 पाई आर बाई एन, तो इसके हिस्से पाई आर बाई एन आ गया, और इसके हिस्से भी पाई आर बाई एन। इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है आई। क्या फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया? अब मैं बात करूं तो θ1 भी आया पाई बाई एन, और θ2 भी कितना आया? पाई बाई एन। बी की वैल्यू निकाले तो μ0/4 पाई आई बाई डी साइन पाई बाई एन प्लस साइन पाई बाई एन। ठीक है, अब डी डिस्टेंस नहीं पता मुझे, डी डिस्टेंस नहीं पता, तो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वही फॉर्मूला जो हमने अभी लगाया था। यहां पर एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बेस, तो टेंजेंट पाई बाई एन दैट इज इक्वल टू पाई आर बाई एन इंटू डी। तो डी कितना आ जाएगा? पाई आर बाई एन इंटू कोट पाई बाई एन। कोट पाई बाई एन रख दो डी की वैल्यू। बी इज इक्वल टू μ0I/4 पाई पाई आर बाई एन कोट पाई बाई एन 2 साइन पाई बाई एन। क्लियर हुआ भाई? बोलो, अरे बताओ, कोट पाई बाई एन की वैल्यू समझ में आई? कोट को ऊपर लेके जाना चाहूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉरी, टेन में। सीधा सीधा सा μ0I/4 पाई स्क्वायर आर अपॉन एन, वैल्यू सीधी सीधी से आई तो भाई 2 tan पाई बाई एन साइन पाई बाई एन। ये सिंगल वायर का आया है। अगर n का निकालूंगा तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये n ऊपर आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसिल, μ0I/2 पाई स्क्वेयर आर tan पाई बाई एन साइन पाई बाई एन। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? आगे बात समझ में? अरे बोलो। चलो, अगर मैं यहां मैंने पार्ट ली, एन पार्ट ली, अगर मैं एन पार्ट को, एन जो है एन मानूं कि इनफाइनाइट है, एन टेंस टू
इनफाइनाइट, यानी कि n के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी कि n टेंस टू इनफाइनाइट, n को मैंने इनफाइनाइट मान लूंगा, ठीक है। यहाँ तक मिटा दो मैं, n को इनफाइनाइट ले लो। चलो ये ऊपर वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ मैं, n को मैंने क्या लिया, इनफाइनाइट ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो इफ n टेंस टू इनफाइनाइट है, अगर इनफाइनाइट है तो जो पॉलीगॉन है दैट बिहेव एज ए रिंग, किसकी तरह बिहेव करेगा, एक रिंग की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, रिंग की तरह। तो लगा के देख लो, b दैट इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई n टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट है, यहां से इस n को नीचे डिवाइड कर लो, वैल्यू सीधी सीधी सी आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2r tan पाई बाई n अपॉन पाई बाई n साइन पाई बाई n अपॉन पाई बाई n, ये दोनों वन हो गए, क्या हो गए, वन। क्लियर होगा, ये लिमिट जब इनफाइनाइट होती है दोनों क्या होते हैं, वन। तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2r, दिस इज फॉर द रिंग एट द सेंटर। हम आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर क्या होगा, ये वैल्यू हमारी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्लियर है, चले आगे। चलो तो यहां पर ये किसकी तरह बिहेव करेगी, रेगुलर पॉलीगॉन एक रिंग की तरह बिहेव करेगी। ये था हमारा ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि हमने पॉलीगॉन के रूप में वायर लेकर के एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया फाइनाइट और इनफाइनाइट लेंथ के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अगला हम बात करें कि इनफाइनाइट वायर हो, फाइनाइट वायर थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट है ये। अब इनफाइनाइट के केस में आप सब अच्छे से जानते हो कि इनफाइनाइट है तो अपर भी और लोअर भी, ये d डिस्टेंस ले ली, ये θ1 और ये θ2, θ1 और ये θ2। b का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। तो साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 2, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, 2 पाई डी। और अगर सेमी इनफाइनाइट हो तो सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट से पहले मैं बात करना चाहूंगा कि अगर ये वायर है और ये इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट ही है, मान लो फाइनाइट ही है, ये क्या है, ये फाइनाइट, इनफाइनाइट ना होकर के फाइनाइट है जिसकी लेंथ है l, क्या है l, और l जो है वो बहुत ही बड़ा है d से। मान लो मैं d तो मान लो 1 सेंटीमीटर और l मान लो 1 किलोमीटर, तो उस केस में भी जो रिजल्टेंट हमारा आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा आएगा सेम, और ये इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगी। अगर सेमी इनफाइनाइट हो तो सेमी इनफाइनाइट में एक तरफ से तो इनफाइनाइट, दूसरी तरफ से फाइनाइट, एक एंगल तो बन जाएगा कितना 90 डिग्री, θ1 तो 90 और θ2 क्या हो जाएगा 0। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी और साइन 90 प्लस साइन 0, वैल्यू सीधी से आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी। ठीक है, क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो सेमी इनफाइनाइट था, देखो अगला हम बात करते हैं कि एक इनफाइनाइट वायर है, दो इनफाइनाइट वायर है। इससे पहले मैं आपको बता दूं,
हमारा एक रूल आता है पाम रूल। और पाम रूल की मैं अगर बात करूं तो पाम रूल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज किया जाता है। ये हमने कंडक्टर लिया, ठीक है, ये क्या लिया, कंडक्टर। अब कंडक्टर का करंट अपवर्ड है और ये हमने पॉइंट ले लिया, कोई पॉइंट यहां ले लिया या कोई पॉइंट यहां ले लिया, कोई पॉइंट यहां ले लिया, कहीं भी ले लिया। तो कंडक्टर की तरफ हम राइट हैंड यूज करेंगे, राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं, राइट हैंड यूज करेंगे। अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच कर दो, फिंगर्स आर स्ट्रेच टुवर्ड्स द पॉइंट, fingers are stretched towards the point. Then the direction of palm, direction of a palm represent the palm की direction, palm मतलब हथेली, direction of palm represent the direction of a magnetic field, डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब मैं यहां पर दो इनफाइनाइट वायर लेता हूं, क्या लेता हूं, दो इनफाइनाइट वायर, ठीक है। और मैंने दो इनफाइनाइट वायर ले ली, एक तो ये ले ली और एक ये इनफाइनाइट वायर ले ली, और ये इनफाइनाइट वायर है। अब परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, इनवर्ड है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इनवर्ड ले रहा हूं तो इस डायरेक्शन में इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अरे बोलो, अपवर्ड, अपवर्ड। अगर मैं इस डायरेक्शन में लूं, ये पॉइंट ओ ले लूं, मैं क्या ले लूं, ओ, जो कि इधर से 3 सेंटीमीटर दूरी पर है और इधर से भी 3 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो इधर क्या होगी डायरेक्शन, अरे भाई बताओ, डाउनवर्ड, क्या होगी, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है ना, करंट इनवर्ड है। अच्छा, इधर से क्या होगी, अपवर्ड, एक से डाउनवर्ड और एक से अपवर्ड, दोनों में आई करंट जा रहा है। नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, अपवर्ड एंड ए डाउनवर्ड। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब मैंने कोई पॉइंट पी मान लिया जो कि 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, इस ओरिजिन से, ठीक है, इस ओरिजिन से 4 सेंटीमीटर कितनी दूरी पर है, अपवर्ड है, कितनी दूरी पर है, अपवर्ड। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब यहां पर मैं बात करूं, ये डिस्टेंस हुई और ये डिस्टेंस, ये 3, ये 4 और ये 5 होगी सीधी, कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है, ये एंगल कितना डिग्री हो गया, 37 डिग्री, और ये कितना हो गया, 53 डिग्री हो गया। अब हम यहां डायरेक्शन इसके कारण इस पॉइंट पर मापेंगे तो हम ये सोचेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, जो कि इसके साथ टोटल एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 53 डिग्री बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, ठीक है। क्लियर है, इसके कारण ध्यान से देखो, इसके कारण इधर इधर ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर इसके साथ 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 53 डिग्री का। क्लियर हो गया, ओके। अब इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से देखोगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया, आउटवर्ड हो गया, कहाँ हो गया, आउटवर्ड। ये भी बी ले लिया, ये भी क्या ले लिया, बी, कितने डिग्री के ऊपर, ध्यान से देखो, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ है, ये भी 37 डिग्री बनाएगा और ये भी कितना बनाएगा, 37 डिग्री, दोनों कितने बनाएंगे, 37। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब सुनो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड अगर बात करें ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, एक इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण हम निकाले, तो आप सब जानते हो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी, कितना लाई करेगा, 2 पाई डी। क्लियर है, आगे बात समझ में।
अरे बोलो भाई। अब मैग्नेटिक फील्ड सीधा सीधा सा कितना आ गया, कितना डी कितना है 5, तो म्यू नोट आई अपॉन 10 पाई आ गया सीधा, कितना आ गया 10 है पाई। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये तो साइन कंपोनेंट, ये भी कौन सा कंपोनेंट है साइन। सिर्फ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 2b cos 37 डिग्री होगा, 37 डिग्री। और cos 37 यहाँ पे लाई कर रहा है, cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 है, तो b नेट आ जाएगा सीधा 2 इंटू म्यू नोट आई अपॉन 10 पाई इंटू 4/3/5 है ना। बेस कितना है 4/5, कितना लाई करेगा 4/5। क्लियर है, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया इस पॉइंट के ऊपर। चलो अगला देखो, नेक्स्ट इसी टाइप का है, इसी टाइप का है। अगर कंडक्टर इनफाइनाइट से आए और इनफाइनाइट को चला जाए, इनफाइनाइट से तो आए और इनफाइनाइट को ही चला जाए, एंगल यहां बन रहा है अल्फा। इसके बाइसेक्टर, जो बाइसेक्टर है उस बाइसेक्टर पे किसी डिस्टेंस, कितनी कोई भी डिस्टेंस ले लो डी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये एंगल था अल्फा, टोटल एंगल था अल्फा, तो ये अल्फा बाई 2 और ये भी अल्फा बाई 2। ये डिस्टेंस आप कुछ भी मान लो, एल मान लो, क्या मान लो एल, पॉइंट पी पर। अब ध्यान से देखो, ये एंगल कितना बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 90, एक एंगल तो θ1 तो क्या बन गया 90 डिग्री। θ2 देखो भाई, अब θ2 कितना है, θ2 है 90 माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि ये तो 90 है, ये अल्फा बाई 2, तो ये कितना बच गया 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2। अब ध्यान से देखो, इसके कारण करंट इधर है, तो पाम रूल कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर, और इसके कारण भी पाम रूल कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर की तरफ। यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन जो रहेगी वो रहेगी इनवर्ड। कहाँ रहेगी, इनवर्ड डायरेक्शन। अब इनवर्ड डायरेक्शन रहेगी तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, दोनों ऐड हो गए तो 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब हमें ये d जो है हमारी, ये d है l, कितनी है l हमारी, कितनी है l है, अरे बोलो d कितनी है l। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये l हमारी यहां से निकालोगे तो ये एंगल कितना, ये कितना, ये तो है d, ये है l, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2, तो परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइन है अल्फा बाई 2, तो सीधा आ गया l इज इक्वल टू डी साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2। डायरेक्ट वैल्यू पुट होगी, आंसर आ गया। ठीक है।